नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी अमोदनी पाठ 12 सम्मान को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह पाठ एक प्रेरक कहानी है। इसकी प्रतिध्वनि है, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। यह बात आर्थर एस ने कही है। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक होता है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। निभा की कक्षा में पढ़ने वाली आशा नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झांककर पैदल विद्यालय जाती निभा से हंसते हुए कहा था, अरे निभा, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो? यह सुनकर निभा को बहुत बुरा लगा था। जो आशा होती है वह निभा से कहती है, निभा, जब तुम्हारे पास अच्छा बस्ता नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, फिर तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो? जब यह बात निभा सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह मन ही मन सोचने लगती है, क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? अभिशाप यानी कि पाप है। क्या गरीब होना सचमुच पाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, किंतु बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। आशा का क्या है? उसके पिता तो धनवान हैं। उसे अपने माता पिता, कोठीकार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं होना चाहिए, इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती है और स्वयं ही उनके हल ढूंढ लेती है। जो निभा होती है वह मन ही मन ये सभी प्रश्न करती है और उन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेती है। इस तरह से निभा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। निभा गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। यानी कि जो निभा थी उसके पिता का 3 वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। वह अपनी गरीब माँ की इकलौती संतान थी। इकलौती कहते हैं अकेली। वह अपनी माँ की अकेली संतान थी। गांव के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। जो गांव के लोग थे वह निभा की माँ से जलते थे। अक्सर ग्रामीण लोगों से यह सुनने को मिलता था कि घर में खाने को अन्न नहीं है और चली है लड़की को पढ़ाने। जो गांव के लोग होते हैं वह हमेशा कहते हैं कि खाने के लिए तो अन्न नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की को पढ़ा रही है। निभा की माँ धन से गरीब थी, परंतु विचारों की धनी थी। वह निभा को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा कराना चाहती थी। इसलिए वह हमेशा निभा को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियां एवं वीरों की गाथाएं सुनाती थी। निभा की जो माँ थी वह निभा को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक एवं वीर गाथाएं सुनाती थी। कभी कभी तो निभा कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो उठती कि उस पात्र का अभिनय करने लगती थी। कभी कभी जो निभा थी वह कहानी सुनते सुनते इतनी उत्साहित हो जाती थी कि जो कहानी के पात्र होते थे उन्हें ही करने लगती थी। निभा का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था।
वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उसमें ज्यादातर अमीर घरानों के ही बच्चे पढ़ते थे। जो विद्यालय था उसमें सभी अमीर जो घर थे उनके बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे माता पिता एवं भाइयों के साथ कार या स्कूटर से आते थे, जबकि निभा गांव से विद्यालय तक पैदल ही जाती थी। जो निभा थी वह अपने गांव से विद्यालय पैदल ही जाती थी। निभा उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। उसके साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वह उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशव अवस्था से ही ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। शैशव कहते हैं बाल्यावस्था से। निभा को बाल्यावस्था से ही ऐसे कड़वे शब्द सुनने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन नेहा ने उससे पूछा, निभा, क्या तुम वास्तव में काली कलूटी घास वाली हो? हाँ हाँ, निभा कहती है, हाँ हूँ। इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़ी ही हूँ। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है? यह तो भगवान के बनाए रंग हैं। क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम इसे नकार सकते हैं? जब फसल पकती तो निभा नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज नहीं खाती थी। जब फसल पकती थी तब निभा नए अनाज के विभिन्न प्रकार की चीजें बना बनाकर स्कूल में ले जाती थी, लेकिन जो शहर की लड़कियां थीं वह उसकी कोई चीज नहीं खाती थी, क्योंकि वे उससे घृणा करती थी। घृणा कहते हैं ईर्ष्या करना या जलना। जो शहर की लड़कियां थीं वह उससे ईर्ष्या करती थी। उनकी घृणा के कई कारण थे। एक तो निभा का स्वभाव बहुत सरल था, दूसरे वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। जो स्कूल की जो लड़कियां थीं वह निभा के साथ जब लंच होता था तो उसके साथ खाना नहीं खाती थी। वह उनसे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती? उसे टका सा जवाब मिलता, हमें गंवारों के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर निभा चुप हो जाती थी, परंतु किसी से बैर नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों की भलाई ही करती थी। जो निभा थी उससे जितना होता था वह दूसरों की हेल्प करने में रहती थी, सहायता करने में रहती थी। संयोग से एक बार निभा को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया था। समारोह में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए थे। निभा बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। जो निभा थी उसने अपनी माँ से कहा था, माँ आप भी मेरे साथ समारोह में चलेंगी। उस दिन सोमवार था। निभा चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई
तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। जब निभा खेत से वापस आती है तो वह देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। निभा ने नम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था, यानी कि जो उसका चेहरा था वह पसीने से भीग रहा था। इससे पहले कि निभा की माँ उनके बारे में उसे कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का जिलाधिकारी हूँ। हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। जो लोग होते हैं उसके दरवाजे पर खड़े हुए, वह निभा को आमंत्रण पत्र देते हैं। आमंत्रण पत्र देखकर उन्होंने निभा की पीठ थपथपाई। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। सजल कहते हैं आंसुओं से भरे हुए। उसने अपने आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से सबको प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। यह सब देखकर जो उसकी माँ थी वह भी रो पड़ती हैं। उसने निभा को गोद में उठा लिया। आखिरकार समारोह का वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने निभा को पुरस्कृत करने के बाद कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है और गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेना चाहिए। सबक कहते हैं शिक्षा। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है जिन्होंने इसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाई रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थीं, शर्म के मारे पानी पानी हो रही थीं। जो उससे घृणा करती थीं, उसके साथ की जो लड़कियां थीं, वह शर्म से पानी पानी हो रही थीं। निभान के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। जो उसके सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं थे, वह उसका गुरु होने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सतत प्रयत्न ही सफलता की कुंजी है। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को पूर्ण करेंगे। अभिशाप, पाप, घृणा, ईर्ष्या, रोमांचित, उत्साह, अक्ल, बुद्धि, अक्सर, बहुधा या अधिकतर, सजल, आंसुओं से भरे, इकलौती, अकेली, सबक, शिक्षा, शैशव, बाल्यावस्था का। बच्चों, आज की वीडियो में हमने पाठ को पढ़ा और समझा। अब हम दूसरी वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।